हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संपत्ति तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कब किया जाता है, और साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एसेट्स होता है और जो लायबिलिटीज़ होता है उसके पुनर्मूल्यांकन से यानी उनके रिवैल्यूएशन से हमें किस चीज़ की जानकारी होती है। इन सारी बातों को आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और इस वीडियो में हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं, उसके बनाने के कौन से मेथड हैं, इसको भी इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जब भी कोई फॉर्म में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संपत्ति तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कब किया जाता है। तो देखिए, संपत्ति तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हमें कब होती है, जब कोई नए साझेदार फॉर्म में क्या करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं। तो उस समय संपत्ति तथा दायित्वों का क्या करना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, तो नए साझेदार के प्रवेश पर फॉर्म के जितने भी एसेट्स होते हैं या फिर जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा हमें किस चीज़ की जानकारी होती है, तो हमें लाभ हानि का पता चलता है, जिसे पुराने साझेदारों में उनके लाभ हानि के अनुपात में बांटकर उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब यहाँ देखिए कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इससे हमें जो फॉर्म के लाभ हानि है उसका पता चलता है, और जो यह लाभ हानि जब हमें पता चल जाता है कि फॉर्म का कितना लाभ है या कितना हानि है, तब इसे फॉर्म के जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर हैं, उनका जो लाभ विभाजन अनुपात होता है उस अनुपात में हम लोग इस प्रॉफिट या और लॉस को बांट देते हैं। और जब यह प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर ले लेते हैं, उसके बाद उनके जो कैपिटल अकाउंट होता है इस खाते में उस राशि को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई भी न्यू साझेदार फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उस समय संपत्तियों तथा दायित्वों का फिर से मूल्यांकन किया जाता है। अब फिर से मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई फॉर्म में पार्टनर है, ठीक है, तो उस समय जो संपत्ति का या फिर जो दायित्व का मूल्य है हो सकता है वह अलग हो, और कोई न्यू पार्टनर जिस समय फॉर्म में प्रवेश करते हों उस समय हो सकता है कि उस एसेट्स या फिर उस लायबिलिटीज़ का मूल्य बदल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ है उनका मूल्यांकन कर लेते हैं, और इस मूल्यांकन के द्वारा ही हमें फॉर्म के लाभ हानि का पता चल जाता है। और जब लाभ हानि का पता चलता है तो तब हम इस फॉर्म के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं, और उसके बाद जितना भी हिस्सा पुराने पार्टनर का है उतना हिस्सा को उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसके लिए जो हम लोग खाता तैयार करते हैं उसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, फॉर्म के नए चिट्ठे में संपत्ति व दायित्वों को संशोधित तथा पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर ही दिखाया जाता है। अब जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद फॉर्म के जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ है तो उनका जो संशोधित मूल्य है यानी जो उसका वर्तमान मूल्य है, जब पुनर्मूल्यांकन करने के बाद जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ का मूल्य है उसी मूल्य पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में उस एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता है, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, यह एक अवास्तविक खाता है, या फिर यह इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की आवश्यकता हम लोग को क्यों होती है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस किया कि हो सकता है कि जो फॉर्म के पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनका मूल्य कुछ और हो, और जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो फॉर्म के एसेट्स हैं या फिर जो फॉर्म के लायबिलिटीज़ है हो सकता है उनका मूल्य अलग हो। तो इसलिए हमें जो फॉर्म के एसेट्स हैं या फिर जो लायबिलिटीज़ हैं उनका हम लोग को फिर से मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद साझेदार के प्रवेश के समय संभव है कि फॉर्म की कुछ संपत्तियां तथा दायित्व पुस्तकों में अभिलेखित न हो, यानी हो सकता है कि जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो पार्टनर हैं उनका हो सकता है कि जो फॉर्म में कुछ एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, या फिर कोई लायबिलिटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया हो,
तो इसके लिए भी पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, ताकि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं या जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं उनको फॉर्म की पुस्तकों में लिखा जा सके। उसके बाद तीसरा इसका कारण यह है कि संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, अर्थात उन्हें सही मूल्य पर प्रदर्शित करके पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि नए साझेदार के प्रवेश के कारण कोई क्षति ना हो। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो संपत्ति है या जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, यानी जो एसेट्स हैं या फिर जो लायबिलिटीज़ हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब कोई न्यू पार्टनर प्रवेश कर रहे हैं तो उनका एक सही मूल्य, जो एसेट्स हैं या फिर जो लायबिलिटीज़ हैं, उनका सही मूल्य हम लोग प्रदर्शित कर सके, ताकि नए साझेदार के प्रवेश के कारण कोई भी जो पुराने पार्टनर हैं या फिर कोई नए पार्टनर ही हैं तो उनको किसी प्रकार की हानि ना उठाना पड़े। उसके बाद है कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का एक कारण यह भी है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाकर लाभ हानि का पता लगाया जा सके और उन्हें पुराने साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटा जा सके। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता है, इसके बनाने का एक कारण यह भी है कि हम यह जान पाएँ कि जो फॉर्म इतने समय से चली आ रही थी तो उस फॉर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ, और इन प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए भी हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। और जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं उसके बाद जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आ जाते हैं तो इनका फिर से मूल्यांकन किया जाता है, और जो एसेट्स हैं या फिर जो लायबिलिटीज़ हैं उनके द्वारा जो फॉर्म को लाभ हानि होता है, इस लाभ हानि को पुराने पार्टनर में यानी ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में विभाजित कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक्स और वाई एक फॉर्म में क्या है, पार्टनर है, और जेड है, ठीक है, जेड एक न्यू पार्टनर है जो कि फॉर्म में प्रवेश कर रहा है। अब जेड जैसे ही प्रवेश करेगा तो क्या होगा, एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ है उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा, और रिवैल्यूएशन जब किया जाएगा तो इसके द्वारा यह पता चलेगा कि फॉर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। और जो यह प्रॉफिट होगा इसको जो फॉर्म के पुराने पार्टनर है एक्स वाई, इनके रेशियो में, यानी इनके द्वारा एक तय हुआ होगा रेशियो कि वह किस अनुपात में फॉर्म के लाभ हानि को विभाजित करेंगे। तो इस प्रॉफिट को, जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने से पता चलता है, इस प्रॉफिट को एक्स और वाई पार्टनर के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में इस प्रॉफिट को हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या कारण है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग को किस चीज़ की जानकारी मिलती है, साथ ही एसेट्स तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसके जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट है मैं आप लोगों को उसको डिस्कस करूँगी। देखिए अब यहाँ पे दे रखा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता का नमूना। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है आप लोग के बुक में, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हाँ, एक बात आप लोग यह भी याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नाम और है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो पुराना नाम है वह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया हुआ हो तो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ही समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मेट है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जब इसको हम लोग बनाते हैं तो इसके डेबिट साइड में, ठीक है, इस साइड में हम लोग डेबिट करेंगे और इस साइड में हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इसके डेबिट साइड में एसेट्स के मूल्य में यदि कमी आ रही है तो उस कमी को हम लोग डेबिट लिखेंगे, और यदि लायबिलिटीज़ हैं तो अगर लायबिलिटीज़ के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और इसके ठीक विपरीत हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे, अगर एसेट्स के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, यदि लायबिलिटीज़ के मूल्य में कमी हो रही है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जितने भी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हैं इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, फिर बिल रिसीवेबल है तो इसको भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता कर लेंगे।